हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 13 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। So here we start the analysis of today's newspaper. So the first news is our international news. So it's from Nepal basically. तो व्हाट हैपन कि हमने लास्ट टाइम जब हमने नेपाल की न्यूज़ पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था कि आपने जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब वहां के लोअर हाउस को जो आपने डिसॉल्व करने की बात करी थी वो गलत है, उसको आप ओवरटर्न करो। और अभी रिसेंटली हुआ क्या, प्रेसिडेंट ने नेपाल के प्रेसिडेंट ने इन द मंथ ऑफ मई नेपाल के प्रेसिडेंट ने इन द मंथ ऑफ मई अराउंड 22 मई को डिसीजन लिया था। जैसा सेम यहाँ पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का फंडा है इंडिया में, वैसे ही नेपाल में कि प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस मिली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से और उन्होंने 22 मई को डिसीजन दे दिया कि भैया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व कर दो। लेकिन फाइनली कल सुप्रीम कोर्ट, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने फाइनली क्लैरिफिकेशन दे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि जो प्रेसिडेंट का डिसीजन था टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो बिल्कुल गलत है, उसको आप चेंज करो और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को फिर से सेशन में लेके आओ। और उन्होंने एक चीज और बोली, उन्होंने बोला है कि जो नेपाल कांग्रेस, तो नेपाल कांग्रेस अ पॉलिटिकल पार्टी, सो केपी शर्मा ओली बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी से थे एंड तुम्हारे जो नेपाल कांग्रेस मतलब अपोजिशन लीडर जो पहले थे जब केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब अपोजिशन लीडर जो थे शेर बहादुर देवबा, तो शेर बहादुर देवबा को बोला गया है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और आपको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। ओके, या फिर आप नेक्स्ट इलेक्शन या अपकमिंग इलेक्शन जो आने वाले हैं, अपकमिंग इलेक्शन तक आप प्रधानमंत्री रहेंगे। ओके, सेकेंड न्यूज, सो इट्स अबाउट द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की हम बात करें तो इन्फ्लेशन इज महंगाई। तो महंगाई देखा गया तो इन द मंथ ऑफ जून इट्स अबव द 6%। ये रिपोर्ट निकल के आई, ये समझ में आया क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस और लाइट इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई पे चले गए, इट्स अराउंड 12.7%। ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई पे गए, एग के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई पे चले गए। तो कंपैरिजन देखा जाए तो रिटेल इन्फ्लेशन बेसिकली 6.26% पे चला गया है ना, और मई में 6.3 था। तो कंपैरिजन टू दोनों बराबरी पर ही है। तो अब रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब कि आम आदमी जो चीजें खरीदता है, अब आम आदमी क्या खरीदता है, तेल, पेट्रोल, डीजल, लाइट, ऑयल, हमारा एग्स, तो ये सारी चीजें बेसिकली रिटेल इन्फ्लेशन में आ जाती हैं। ओके, मूविंग फर्दर, तो हुआ क्या, क्योंकि अभी क्यूबा में इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा बेकार चल रही है, बहुत ज्यादा क्यूबा में सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हुए। और ऐसा बोला जा रहा है कि क्यूबा में ये इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन सिमिलर है जब यूएसएसआर में डिसइंटीग्रेशन हुआ था। जब यूएसएसआर में डिसइंटीग्रेशन हुआ था तब क्यूबा में इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हुई थी और वैसी इकोनॉमिक सिचुएशन अब क्यूबा में प्रिवेल हो रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो क्यूबा की जो भी देखा जाए तो न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट जो है मिगेल डियाज कैनेल, हमने पढ़ा भी था एक समय पर कि मिगेल डियाज कैनेल अब क्यूबा के प्रेसिडेंट रहेंगे। ओके, कैस्ट्रो फैमिली अब एक तरीके से पॉलिटिक्स से बाहर जा चुकी है, अब इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं है। सो कैस्ट्रो फैमिली भी चली गई, तो अब मिगेल डियाज कैनेल जो प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, फ्रीडम के नारे लगाए गए और प्रोटेस्ट कई जगह वॉयलेंट भी किया गया, वॉयलेंट भी हो गया। मूविंग फर्दर, so this is something about city, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप दी सिटी न्यूज। तो वी मूव टू द नॉर्थ ईस्ट पेज। तो नॉर्थ ईस्ट पेज पे देखेंगे तो बिहार में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोल दिया गया। तो बिहार में केसेस भी अब कम हो गए और ऐसा स्पेकुलेशन था भी कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक बिहार में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे, ऐसा जून में न्यूज भी आई थी। बट फर्स्ट वीक नहीं, लेकिन सेकंड वीक में बिहार में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोल दिया गया और क्लोज जो थे 5 जुलाई से क्लोज थे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। मूविंग फर्दर, तो यस, तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है एक ड्राइव स्टार्ट करने वाली है कि आप घर पे ही मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करिए। अब मेडिसिनल प्लांट मतलब तुलसी हो गया, ओके, नीम हो गया, तो इन सारे प्लांट्स को आप क्या करिए, अपने ही होम्स में ग्रो करिए। ओके, ऐसा ऐसा राजस्थान गवर्नमेंट का कहना है।
और राजस्थान गवर्नमेंट ऐसा ड्राइव लेके आने वाली है, ऐसा इनिशिएटिव लेके आने वाली है। मूविंग फर्दर, तो बहुत सारे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दी मोदी गवर्नमेंट एंड स्पेशली जो भीमे कोरेगांव में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था और अभी भी उनको बेल ग्रांट नहीं की गई, उनके फेवर में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने बहुत फिर से प्रोटेस्ट किया पुणे के अंदर, फिर से और एक बार एक प्रोग्रेसिव प्रोटेस्ट हुआ और उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि यूपीए को आप रिपील करो जिसके अंडर आपने उन लोगों को बुक करके रखा हुआ है, और वो और यूपी के अंदर किसी को चार्ज लग जाते हैं तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और भीमे कोरेगांव केस में जो लोग एक्यूज हैं उनको आप रिलीज करिए, उनको आप फ्री कर दीजिए। ये सिंपल सा उन प्रोटेस्टर्स का कहना है, क्योंकि रिसेंटली फादर स्टैन स्वामी जो कि भीमे कोरेगांव केस में एक्यूज भी थे, उनकी डेथ हो गई थी और उनको बेल ग्रांट नहीं करी गई थी, और जिसके चलते और ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम होता जा रहा है। मूविंग फर्दर, सो आज के हम एडिटोरियल में देखें तो आज हमें 3 एडिटोरियल को कवर अप करना है। सो द फर्स्ट एडिटोरियल, इट्स अबाउट द पावर ऑफ स्क्रूटनी को अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सो इट्स अबाउट द सोशल मीडिया एंड द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बारे में इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, बहुत मजा आने वाला है। एंड द सेकंड एडिटोरियल, इट्स अबाउट द ट्रेसिंग द डिक्लाइन ऑफ यूएस पावर। तो ये चाइना और यूएस से कंपैरिजन बताया जा रहा कि कहाँ एक समय चाइना था और एक समय कहाँ यूएस था। अब यूएस चाइना जो है अब यूएस को टक्कर दे रहा है ना, यूएस से भी आगे निकल जा रहा है, यूएस से भी उसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो है क्या, ऐसा क्यों हुआ, इसको अपन इसका ओवरव्यू लेने वाले हैं। एंड द अनदर वन इज अबाउट द यूथोपियन पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर। तो ये वाला, तो अभी यूथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे अबिज अहमद, तो अबिज अहमद का असैसिनेशन हो गया। ओके, और जिसके चलते उन पे एडिटोरियल भी है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इथोपिया कितना इंपॉर्टेंट था ट्रेड से और रिलेशनशिप से, वो सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों है ना, कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों, रीजन क्या है। चलो, तो द फर्स्ट विल मूव टू द पावर ऑफ स्क्रूटनी। तो अभी ये नहीं एडिटोरियल लिखा क्यों गया, हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा हुआ क्या था, दिल्ली असेंबली, सबसे पहले दिल्ली असेंबली ने फेसबुक के सीनियर ऑफिसर को समन किया कि आप दिल्ली असेंबली में आओ और कमिटी को फेस करो, है ना, कमिटी को फेस करो। तो फेसबुक के ऑफिशियल ने बोला कि हम जो है हम सेंटर के आईटी लॉ से रेगुलेट होते हैं, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट समन करता तो हम जाते, लेकिन आप दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली समन कर रही है और हम सेंट्रल लॉ से रेगुलेट होते हैं, तो हम दिल्ली असेंबली ने समन किया है वहां जाएंगे नहीं। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी ने डिसीजन लिया था, दिल्ली असेंबली की कमिटी ने डिसीजन लिया था टू समन अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ द फेसबुक, उसको अपहेल्ड कर दिया, मतलब उसको बोला ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या, अब फिर से अपन एक बार फिर से अपन पूरा कमेटी का नाम समझेंगे और किसको बुलाया गया था वो समझेंगे और क्यों बुलाया गया था। हुआ क्या, दिल्ली में राइट्स हुए थे 2020 में, इसी के चलते दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में कमेटी बनी थी, कमिटी ऑन पीस एंड हार्मनी। उन्होंने समन किया था फेसबुक इंडिया वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन को कि आप आइए और आप क्लैरिफिकेशन दीजिए कि भैया क्यों फेसबुक ने ऐसा काम किया, क्यों फेसबुक ने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, क्यों फेसबुक ने इन वायलेंस को कर्ब्स करने के लिए स्टेप्स नहीं लिए, आपको आना पड़ेगा। ठीक है, सो उन्होंने सिंपल सी बात बोली, तो उन्होंने जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली, ये केस क्या है, ओवर रीच है ना, और दिल्ली लॉ जो है हम दिल्ली लॉ के अंडर तो नहीं आते और हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आया पार्लियामेंट हमें बुला तो हम जाते, है ना, और दिल्ली असेंबली का इसमें कोई जुरिडिक्शन है ही नहीं, ये उन्होंने सिंपल सी बात बोली, है ना। फिर उन्होंने बोला कि हम आईटी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से रेगुलेट होते हैं, और आईटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हमको बुला नहीं सकती। अगर स्टेट गवर्नमेंट को बुलाना है, स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको बुलाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम आंसरेबल होंगे, लेकिन हम स्टेट गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है क्योंकि हम उनके एक्ट से रेगुलेट होते ही नहीं है। ओके, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला असेंबली डज नॉट ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिंग, कि असेंबली जो है वो सिर्फ लेजिस्लेटिंग का फंक्शन नहीं करती, सिर्फ लॉ बनाने का फंक्शन नहीं करती, उसके अदर एक्सपेक्ट्स भी होते हैं, उसके अदर फंक्शन भी हैं गवर्नेंस के लिए, है ना, और वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कमेटी, तो कमेटी बनाना, कमेटी पर रिजल्ट देना, कमेटी अगर कमेटी को अगर कुछ देखना है, कुछ इन्वेस्टिगेट करनी है, किसी से आर्ग्यूमेंट करना है, किसी को समन करना है, तो वो बुला सकता है। लेजिस्लेटिव का काम सिर्फ लॉ बनाना नहीं होता,
ये चेक करना भी होता है कि लॉ हम बनाएंगे या हमने जो लॉ बनाया क्या वो सही तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके लिए वो कमिटीज बनाते हैं, और कमिटीज में अगर जो स्टेप लिया जाता है तो वो जरूरी है, इस कमिटीज की बात मानना जरूरी है। ओके, और उन्होंने बोला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि अगर हम दिल्ली असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के इस डिसीजन को अपहेल्ड नहीं करते तो ये बेटर गवर्नेंस की बात में एक तरीके से दाग हो जाता। ओके, ये बेटर गवर्नेंस की तरफ बात नहीं जाती, ये बैड गवर्नेंस कहलाता, बेटर गवर्नेंस नहीं कहलाता। ओके, नाउ अब ऑथर थोड़ा सा सेकंड वाले अगर उसमें देखेंगे तो ऑथर जो है थोड़ा सा अब थोड़ा पॉइंट से अब थोड़ा सा दूर हटे और उन्होंने ये बात बोली कि जो वर्डिक्ट आया ना सुप्रीम कोर्ट का, ये वर्डिक्ट उस सिचुएशन में आया जब सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में टर्फ चल रहा हो, है ना। दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है, टर्फ चल रहा है ना। अब टर्फ क्यों चल रहा है? टर्फ चल रहा है बिकॉज ऑफ दी तुम्हारा बिकॉज ऑफ दी अभी जो बिल पास हुआ था जिसमें अब दिल्ली गवर्नमेंट को लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली बना दिया, इसमें दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर छीन ली गई और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस सिचुएशन में ये डिसीजन आया। ओके, नाउ फिर कोर्ट ने, ऐसा नहीं है, कोर्ट ने और भी बात की थी, कोर्ट ने फिर फाइनली इसमें बोला था सब सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स पर एक बात बोली थी और बोला था कि जो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं इट्स नॉट द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आइडियाज को एक्सचेंज किया जाता है, बल्कि इनके और भी सिग्निफिकेंट रोल होते हैं। तो प्लेटफॉर्म्स इस चीज को लेकर नहीं बोल सकते कि भैया सिर्फ यहाँ पर आइडिया एक्सचेंज हो सकते हैं, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस चीज से वो नहीं हट सकते। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर कंट्रोल भी किया जा सकता है, ये प्लेटफॉर्म के पास राइट है ना। नाउ फिर फाइनली ऑथर ने जो कहा है, ऑथर ने यही बोला कि सेंटर नाउ ओपन्स द गेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय अदर स्टेट्स, मतलब सेंटर ने ऐसा कर दिया है, बट अभी और भी स्क्रूटनी लाने की जरूरत है स्टेज पर। मतलब सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज के प्रेसिडेंट या ऑफिशियल्स को अगर बुलाना हो स्टेट गवर्नमेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट दिया, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ओपन करना चाहिए ये वाले गेट, और इस स्टेज पर, इस स्टेज के लिए थोड़ी सी और स्क्रूटनी चाहिए, सेड टू बी मोर स्क्रूटनी, ये लास्ट में ऑथर ने लिख दिया। ओके, मूविंग फर्दर, तो द सेकंड एडिटोरियल, अभी अपन इसको द ट्रेसिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ यूएस पावर अपन पढ़ेंगे इसको, बट फर्स्ट वी डिस्कस द यूथोपियाज पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर, जिसको अपन पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी इसमें है क्या। सो अच्छा, ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे एबिज अहमद, है ना, एबिज अहमद। अच्छा, ये एडिटोरियल हमने पढ़ा क्यों नहीं पहले, क्योंकि जब भी हम पढ़ रहे थे यूथोपिया तो बस यही न्यूज में आ रहा था कि यूथोपिया के प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया, उनको मार दिया, ये सारी चीजें हो गई, तो वो हमारे लिए इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अबिस अहमद की बात की गई, है ना, उनके असैसिनेशन की बात कम, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात की गई, उनके बारे में बताया, इथोपिया के बारे में बताया, इंटरनेशनल सिचुएशन के बारे में बताया कि इथोपिया में ऐसा क्या हुआ था कि उनका असैसिनेशन हुआ, ऐसा क्या हुआ कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल गया। अच्छा, ही इज दी अवॉर्डी ऑफ नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर 2019। ओके, अब ऐसा क्या हुआ देखो, तो सबसे पहले हम बात करें तो ये बात है यूथोपिया की। अच्छा अच्छा, कभी भी जब अफ्रीका का मैप देखोगे तो यहाँ से एक हॉर्न निकला हुआ है, हॉर्न। सो हॉर्न के बगल में ही, हॉर्न से ही एक कंट्री है यूथोपिया। सो यूथोपिया के नॉर्दर्न एरिया में एक एरिया है टिग्रे, टिग्रे टिग्रे एक एरिया है। अब टिग्रे जो एरिया है सिमिलर टू दी तालिबान इन दी अफगानिस्तान, है ना, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान है ना, वैसे ही यूथोपिया में टिग्रे है। ठीक है, अब वही सिचुएशन के चलते हुआ क्या, okay, so what happened, just wait for a minute, yes, अच्छा, okay, so 2018 में अप्रैल 2018 में जब अबेज अहमद प्राइम मिनिस्टर बने थे यूथोपिया के, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें करी। उन्होंने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लेके आए यूथोपिया में। मीडिया में जो कर्ब्स लगे हुए थे, उन मीडिया में जो कर्ब्स को हटा दिया, लिफ्ट आउट कर दिया। फिर एरिटेरिया एक रीजन है यूथोपिया में ही, वहां पर पीस लेके आए, और ये तीन काम करने के साथ उन्होंने 2019 में उनको अवार्ड मिला था नोबेल पीस प्राइज का। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अच्छे काम किए, एक और अच्छा काम था, मतलब पीसफुल वाले काम के साथ साथ एक और थोड़ा वायलेंट वाला काम किया था उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन भी स्टार्ट किया था। जो कंट्री का जो टिग्रे रीजन है, जहां पर टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट बहुत ज्यादा पावरफुल है और रूल करता है ना,
वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे टीपीएलएफ का मतलब टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट के जो जो लोग थे जो कि सीनियर गवर्नमेंट पोजीशन पे बैठे हुए थे उनको वहां से हटा दिया। तो देखा जाए तो जो टीपीएलएफ मतलब टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के हाथ में जो पावर थी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर थी, वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर को शिफ्ट करना चाहते थे गवर्नमेंट के हाथ में। ये उनका बहुत बड़ा फंडा था। अब जिसके चलते टिग्रे लिबरेशन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट का जो रेबल ग्रुप था उन्होंने अटैक किया, जिसके चलते हमारे इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी डेथ हो गई। ओके, चलो अभी हमें अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूथोपिया और इंडिया के रिलेशंस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इन बातों को लिखते जाओ कहीं, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो यूथोपिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ क्रेडिट फ्रॉम अफ्रीका। मतलब यूथोपिया जो है वो अफ्रीका से यूथोपिया जो है वो इंडिया से बहुत ज्यादा क्रेडिट लेता है। मतलब अफ्रीकन नेशंस में देखा जाए तो ही वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपेंट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपेंट। सबसे ज्यादा अगर लोन लेता है कोई अफ्रीका में जितने सारे कंट्रीज हैं सबसे ज्यादा लोन लेती है इंडिया से, उसमें से एक यूरोपिया कंट्री भी आता है। तो इट्स अराउंड $1 बिलियन, $1 बिलियन का अराउंड लोन ले रखा है। अब बहुत सारे सेक्टर्स में भी इंडिया इन्वॉल्व है उसमें, जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में, रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन देना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, शुगर इंडस्ट्रीज, रेलवे, इन सब में, इन 3 चीजों में इंडिया का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और उसके साथ साथ और भी चीजें हैं जैसे कि टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन सर्विसेज, ये भी सारी चीजें इंडिया बहुत सारी चीजें करता रहता है। ओके, तो ये है इंडिया और बेसिकली इथियोपिया के रिलेशंस। देखा जाए तो सिर्फ ट्रेड के रिलेशंस हैं, वैसा कोई रिलेशन नहीं रहा। बट हाँ, अगर हम अक्टूबर 2020 की बात करेंगे तो इंडियन मिशन ने गांधी जी का 150th बर्थडे सेलिब्रेट किया था एडिस अबाबा। तो एडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया, जस्ट राइट इट डाउन इन सम नोटबुक, ये हमेशा याद रखना क्योंकि एडिस अबाबा बहुत बार पूछा गया और एडिस अबाबा में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो तुम लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में कि एडिस अबाबा में कौन सा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो आगे बढ़े तो फिर आगे यही था कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी एबिस अहमद की, वो यही थी कि टीपीएफएल को खत्म करना है। टीपीएफएल खत्म करने का मतलब जो वो वायलेंस करते हैं और जो वो डोमिनेंस दिखाते हैं उस एरिया में, उनको खत्म करना है। एक कॉमन ग्राउंड बनाना है यूथोपिया को, एक प्रॉपर ग्राउंड बनाना है, कंट्री को पीसफुल रन करना है, और देयर शुड बी अ बैलेंस होना चाहिए एथनिक्स पर, रीजन्स पर, और फेडरल गवर्नमेंट की पावर को डिसेंट्रलाइज करना है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर देना है, ऐसा नहीं है। फिर यही बात थी। तो द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविलियन सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी इज एसेंशियल, ये उनका हमेशा से कहना रहा है कि सिविलियंस की सेफ्टी और सिक्योरिटी हमेशा से एसेंशियल रहा है, और इसके लिए अफ्रीकन यूनियन बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है। बट बट अफ्रीकन यूनियन ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, तो लेकिन अब उनकी डेथ के बाद शायद ऐसा काम उन्हें करना पड़ेगा। मूविंग फर्दर, तो ट्रेसिंग द डिक्लाइन ऑफ यूएस वॉर, ये हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पहले इसका ओवरव्यू ले लें तो अभी ये बेसिकली बुक लॉन्च हुई है। तो उस बुक लॉन्च में बताया गया कि कैसे चाइना जो है वो काउंटर कर रहा है, हमारा काउंटर कर रहा है वैसे देखा जाए यूएसए का। कहाँ, अगर हम 50 साल पहले जाएं या 30 ईयर्स पहले जाएं, चाइना एक बिल्कुल भी ऐसा नेशन नहीं था, मतलब 50% भी नहीं था आपका, आपके उसका यूएसए का। बट अब ऐसा क्यों हो गया, तो उसी पे डिस्कशन है, उसी पे डिस्कशन है। ओके, तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, ओके, तो अच्छा, एक एक चीज गलती हो गई है, एक चीज गलत हुई है। एंड वो गलत ये है कि अपन ने थोड़ा सा इसमें हमने अपने अबिज अहमद को डेड बता दिया, बट उनकी डेथ नहीं हुई है, वो अभी भी जिंदा है। ओके, बट ये चीज इसी वजह से लिखी गई, इसी वजह से एडिटोरियल लिखा गया, रीजन भी क्योंकि अच्छा, जिनका असैसिनेशन हुआ था वो हैती के प्रेसिडेंट थे, तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो वो हैती के प्रेसिडेंट थे, और ये जो है ये इथोपिया में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में। तो हाँ, उनके ऊपर अटैक हुआ था बट अबिज अहमद बच गए थे।
अटैक हुआ था, उनका असैसिनेशन नहीं हुआ था. So I got confused between the Haiti's president and Ethiopian prime minister. So extremely sorry. So इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका असैसिनेशन नहीं हुआ है, बट हाँ उन्होंने एक क्या किया कि नॉर्दर्न रीजन में टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट की पावर को कम करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, तो इस बेस पे लिखा गया है. ओके, चलो, उनकी डेथ नहीं हुई है, तो मतलब ऐसा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस. चलो, द नेक्स्ट एडिटोरियल, द थर्ड एडिटोरियल जो हमें पढ़ना है, इट्स अबाउट द इंडिया और चाइना, सॉरी चाइना एंड यूएस रिलेशन. तो व्हाट हैपेंड, सो ईयर 2021 देखा जाए तो हेनरी किसिंगर, तो हेनरी किसिंगर जो थे, बेसिकली देखा जाए ही वाज ए यूएस प्रेसिडेंशियल एडवाइजर इन द ईयर 1971. तो वो उन्होंने चाइना में विजिट किया था, और उस विजिट के 50 इयर्स कंप्लीट हो गए, है ना. और अभी देखा जाए तो इट आल्सो मार्क दी मोर और लेस 30 इयर्स एनिवर्सरी ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, है ना. आज हम देखें तो 50 साल हो चुके हैं हेनरी किसिंगर को जाते हुए, तुम्हारा चाइना 50 इयर्स हो गए, और कोल्ड वॉर को खत्म होते हुए भी 30 इयर्स हो चुके हैं, ये भी ऐसा है. तो किसिंगर की जो थे हेनरी किसिंगर, उनका एक जो यूएस के प्रेसिडेंशियल एडवाइजर थे, उनका हमेशा से एक फंडा रहा है. वो हमेशा से बोलते थे कि यूएस रियलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म पे फॉलो, यूएस को रियलिस्ट प्रैग्मेटिज्म फॉलो करना चाहिए, ना कि लिबरलिज्म. ओके, लिबरलिज्म फॉलो नहीं करना चाहिए. और यूएस देखा जाए तो यूएस कोई वैसा लिबरल नहीं है, इविल लिबरल उन्होंने बताया था, इविल लिबरल बताया था. अब इविल लिबरल उन्होंने ऐसे बोला नहीं, हुआ क्या देखो. जब हम बात करते हैं ना 2004 से 2019 की, तो यूएस एयरफोर्स ने अराउंड 1.75 बॉम्ब्स को डिप्लॉय किया बहुत सारी कंट्रीज में, है ना. और बहुत सारे इनोसेंट पीपल्स की डेथ भी हुई. और एक यूनिवर्सिटी है ब्राउन यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था, एक सर्वे था. एक सर्वे में एस्टिमेट हुआ था, एस्टिमेट में बताया गया कि आफ्टर 9/11 जो टोटल कैजुअलिटीज हुई हैं, जो टोटल डेथ्स हुई हैं, वो बेसिकली 7.7 से 8 लाख लोगों की डेथ हुई है. और ये रिपोर्ट है और अभी पता भी नहीं है ना. और रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट यही है कि यूएन की फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें 5.1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, और 8 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है पूरे वर्ल्ड में. और यूएस का फॉरेन पॉलिसी में 5.1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ दिस. बट वही बात हम चाइना की करें तो चाइना ने डिफरेंट मोड लिया. चाइना ने प्रैग्मेटिज्म, रियलिस्ट प्रैग्मेटिज्म का फॉलो किया, ना कि इविल लिबरलिज्म का. ओके, लिबरल तो वैसे नहीं हो सकती थी, वो कम्युनिस्ट थी, लेकिन हाँ उन्होंने लिबरलिज्म को फॉलो ना करते हुए रियलिस्ट प्रैग्मेटिज्म. अब रियलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या है? रियलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो प्रैक्टिकलिटी बेसिस पर, टेक्निकल बेसिस पर नहीं, प्रैक्टिकलिटी की बेसिस पर. प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है उसका, ये होता है रियलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म. अब वही बात हम यूएस की करें तो यूएस क्या करता है, जैसे अफगानिस्तान में पीस लाना था, तो अफगानिस्तान में यूएस आर्मी डिप्लॉय कर दी. अरे आर्मी अगर डिप्लॉय कर रहे हो तो आर्मी डिप्लॉय पीस थोड़ा लाएगी, आर्मी तो वॉर के लिए होता है ना. तो ये इविल लिबरलिज्म बेसिकली कॉन्सेप्ट यूएस लेके चला. और चाइना ने थोड़ा उल्टा किया, चाइना ने पहले अपने ऊपर फोकस किया. और चाइना की हम बात कर रहे हैं तो 1980 में यूएस का 10% भी नहीं था जीएनपी चाइना का, बट 2014 में उससे ज्यादा हो गया. तो यही फाइनली ऑथर का कहना है. और लास्ट में ऑथर ने यही लिखा, अपन ओवरव्यू समझेंगे इसका. लास्ट में ऑथर ने फिर यही लिखा कि अगर यूएस को फिर से टक्कर देनी है चाइना को, या चाइना को काउंटर करना है, तो एक ही तरीका बचता है कि यूएस को रियलिस्ट प्रैग्मेटिज्म, मतलब प्रॉब्लम जो है उनको प्रैक्टिकल बेस पे रिजॉल्व करना होगा, तब जाके कुछ चीजें सुधर पाएंगी. मूविंग फर्दर, तो अच्छा ये इसमें कंफ्यूज मत होना, यूथोपिया के अबिस अहमद की डेथ नहीं हुई है, हाथी के प्रेसिडेंट के बीच में कंफ्यूजन हो गया था, तो नहीं, बस डेथ हटा के बाकी सारी चीजें बिल्कुल सही है. मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, तो नेशनल न्यूज में हम देखेंगे 68 किल्ड इन लाइटनिंग स्ट्राइक इन 3 स्टेट, एक्सपर्ट इश्यूज वार्निंग. सिंपल सा बताइए कि 3 स्टेट्स में अभी अच्छा मानसून चल भी रहा है, तो मानसून के चलते 3 स्टेट्स यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लाइटनिंग की स्ट्राइक हुई और 68 लोगों की डेथ हो गई, है ना. तो और एक्सपर्ट्स ने क्या वार्निंग इशू कर दिया है कि ये शायद कुछ नेचुरल डिजास्टर की तरफ इंडिया जा सकता है. मूविंग फर्दर, सो अब देखा जाए तो आईटी रूल्स के ऊपर बहुत सारी पिटीशन फाइल हुई थी, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में, बहुत सारे तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट्स में भी फाइल हुई, हाई कोर्ट्स में भी फाइल हुई. तो यूएस सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा बोला था कि आप
हर हाई कोर्ट का जजमेंट सेम नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सेम नहीं हो सकता, हाई कोर्ट से सिमिलर नहीं हो सकता। तो आप सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बोला था कि आप ऐसा करो कि सारे पिटिशन को कंबाइन कर लो और आप ही इस पे जजमेंट दे दो, है ना। तो वही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को 1 वीक का टाइम दिया है कि जितनी आपकी पिटिशन है वहां से ड्रॉबैक करिए और हम इसको कंबाइन कर देंगे। और स्पेशली आप ये बताइए कि कैसे ये कम्युनल सेंसिटिव कंटेंट सोशल मीडिया को एड्रेस करता है, इस इशू को कैसे एड्रेस करता है, ये उन्होंने पिटिशनर को बोला है और पिटिशनर को 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि इसको आप इस पे आप आंसर दीजिए। मूविंग फर्दर, तो अगर हम देखें तो असम, हमने पढ़ा था कि असम में अभी कैटल प्रोटेक्शन बिल आने वाला है और असम के चीफ मिनिस्टर ने उसको बेसिकली बजट सेशन के पहले दिन ही प्रेजेंट कर दिया इस बिल को। एक हमारे यूनियन मिनिस्टर है गिरिराज सिंह और यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने ये बोला था कि देखो यूपी में पॉल्यूशन कंट्रोल आया, असम में पॉपुलेशन कंट्रोल आया, यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल आया, अब बिहार को भी पॉपुलेशन कंट्रोल लेके आना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने यही बोला कि ये लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए या चेक करने के लिए, है ना। अगर हमें कुछ करना है तो उन्होंने सिंपल सी बात है कि गर्ल की एजुकेशन को हमें गर्ल्स एजुकेशन को हमें स्ट्रेंथन करना होगा। अगर गर्ल्स की एजुकेशन स्ट्रेंथन होगी तो ऑब्वियसली बात है फर्टिलिटी रेट ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली रुक जाएगा। मूविंग फर्दर, तो ओम बिरला का सिंपल सा कहना है कि दोनों हाउसेस को साइमल्टेनियसली चलना चाहिए क्योंकि सेम चीज पे स्टार्ट होना चाहिए और सेम डे पे खत्म होना चाहिए दोनों हाउसेस को, ये उनका कहना है। और अभी तक उन्होंने ये बताया भी कि 323 लोकसभा के मेंबर्स और 205 राज्यसभा के मेंबर्स को वैक्सीन के दोनों डोजेस लग चुके हैं। ओके, तो हम लोग रेडी हैं कि हम लोग असेंबली को स्टार्ट या सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, तो नेशनल न्यूज में फिर से वही बात, आईएमए अर्ज सेंटर एंड द स्टेट नॉट टू लेट द गार्ड डाउन ऑन कोविड। तो आईएमए ने बोला है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कि मतलब देखो आप जरूर रिस्ट्रिक्शंस को ईज डाउन कर रहे हो, बट इतना ईज डाउन भी मत करो, आप टूरिज्म को प्रमोट मत करो कि भैया हो सकता है कि थर्ड वेव आ जाए और कोविड-19 फिर से फैल जाए। तो जस्ट आप जो आपने ले रखा था, जो आपने नॉर्म्स लगा रखे थे, रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा लूज करिए, पूरे तरीके से आप लूज मत करिए, पूरे तरीके से ओपन मत करिए, ये सिंपल सा कहना है। ओके, तो नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या डेंटल एग्जामिनेशन जो होता है वो कंडक्ट कराया जाएगा ऑन 12 सितंबर इन अराउंड 198 सिटीज में। ये फाइनली क्लैरिफिकेशन आ चुकी है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, न्यूली अपॉइंटेड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से। तो पुरी की रथ यात्रा जो कि स्टार्ट हो गई है, लेकिन पुरी की रथ यात्रा शायद पहली बार ऐसा होगा कि विदाउट डिवोटीज पुरी की रथ यात्रा निकाली जाएगी, विदाउट डिवोटी। तो हाई कोर्ट इज कर्व फॉर गोवा रेसिडेंट्स टू री एंटर स्टेट। तो बस हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्व स्क्वीज कर दिया है कि जो गोवा के रेसिडेंट है वो स्टेट में री एंटर कर सकते हैं और उनके लिए जो लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन जो नॉर्मल लोगों के लिए हैं और दूसरे लोगों के लिए हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ईज कर दिया है। मूविंग फर्दर, सो फ्रॉम दी वर्ल्ड न्यूज में हम देखेंगे, तो वर्ल्ड न्यूज में हम देखें तो यूएस के जो टॉप यूएस जनरल जो अफगानिस्तान में हमेशा से रहे हैं, अफगानिस्तान के जनरल, अफगानिस्तान आर्मी में जो पूरा यूएस की आर्मी जब अफगानिस्तान में थी तो पूरा उसको रेगुलेट करना, जो हेड थे आर्मी के ऑस्टिन स्कॉट मिलर, तो ऑस्टिन स्कॉट मिलर की जो पोस्ट है वो रिलिंक्विश हो गई। ओके, सो नेपाली कांग्रेस का मतलब है नेपाल की जो पार्लियामेंट है, नेपाल के पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को हेल किया, मतलब तारीफ करी कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपने पब्लिक का सपोर्ट किया, ना कि एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का या ऑटोक्रेटिक पर्सनैलिटीज का। ओके, तो अगर हम देखें तो इतना ही आज के न्यूज़पेपर में है। ओके, तो ये था आज का एनालिसिस, टुडेज एनालिसिस, द एनालिसिस ऑफ 13 जुलाई। तो हम लोग मिलते हैं, अभी फिर से मिलेंगे 14 जुलाई के एनालिसिस में। ये एनालिसिस हमको वैसे कल अपलोड करना चाहिए था बट ड्यू टू सम वर्क और ये एनालिसिस नहीं हो पाया, तो ये एनालिसिस हमने 13 जुलाई का किया है। तो अभी हम लोग मिलेंगे फिर से 14 जुलाई के एनालिसिस में। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय।